हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है आपका मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 18, ठीक है। इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए 6 जून 2025 के सेकंड शिफ्ट में जीके, जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में टोटल आपके 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपने इस 40 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर ऑल्ट प्लस टैब दबाने का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेसिंग ऑल्ट प्लस टैब ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड। आपका पहला ऑप्शन है टास्क मैनेजर खोलता है, दूसरा है ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता है, तीसरा है सिस्टम को बंद करता है और चौथा है सभी विंडो को छोटा करता है। तो ऑल्ट प्लस टैब क्या करता है, ये करता है ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता है, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर ऑल्ट प्लस टैब दबाने का मुख्य उद्देश्य सभी खुले हुए प्रोग्रामों और विंडोज के बीच स्विच करना है। यह शॉर्टकट माउस का उपयोग किए बिना मल्टीटास्किंग को आसान और कुशल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। एज पर मार्च 2025, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी वाज शी सेलेक्टेड इन द 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन। आपका पहला ऑप्शन है रेखा गुप्ता राजेंद्र नगर से, दूसरा है रेखा गुप्ता शालीमार बाग से, तीसरा है आतिशी मार्लेना कालका जी से और चौथा है अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से। तो ये है रेखा गुप्ता शालीमार बाग से, ठीक है। 2025 तक यानी मार्च 2025 तक दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। उन्होंने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। बात करें इस चुनाव के बारे में तो फरवरी 2025 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। इस जीत के साथ भाजपा ने 27 साल के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की। रेखा गुप्ता ने पहली बार विधायक बनने के बाद यह पद संभाला है और वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन परमिट स्कीम प्रपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आपका पहला ऑप्शन है एकल सड़क टिकट प्लेटफॉर्म प्रणाली, दूसरा है सामान्य नागरिक उड्डयन लाइसेंस, तीसरा है नागरिक पार्किंग सुविधाओं के लिए परमिट और चौथा है अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहन के लिए परिवहन में सुगमता। तो ये है आपका अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहन के लिए परिवहन में सुगमता यानी ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर इंटर स्टेट फ्रेट व्हीकल्स, ठीक है। सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राज्यीय वाणिज्य में से जुड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही को सरल बनाना और उसे सुव्यवस्थित करना है। यह योजना कई राज्यों में काम करने वाले वाणिज्यिक वाहनों को हर राज्य के लिए अलग अलग परमिट लेने की प्रशासनिक परेशानियों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो इन जनवरी 2025। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर मयंक शर्मा, दूसरा है डॉक्टर वी नारायणन, तीसरा है मनीष सिंघल और चौथा है भुवनेश कुमार। ये चुने गए हैं डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है। जनवरी 2025 में डॉक्टर वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने 14 जनवरी 2025 को सोमनाथन का स्थान लिया। नियुक्ति से पहले डॉक्टर नारायणन तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र यानी एलपीएससी के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वह रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन के विशेषज्ञ हैं और 1984 से इसरो के साथ जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र का दूसरा भाग कब और कहां होने वाला है। When and where will the second part of the 5th session of the Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution takes place? आपका पहला ऑप्शन है सितंबर 2025 में पेरिस फ्रांस में, दूसरा है जुलाई 2025 में नैरोबी केन्या में और तीसरा है अगस्त 2025 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में और चौथा है अक्टूबर 2025 में ओटावा कनाडा में। ये हुआ था अगस्त 2025 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र का दूसरा भाग अगस्त 2025 में
जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। यह सत्र 5 से 14 अगस्त 2025 तक पैलेस डेंस नेशन में हुआ था, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण को अंतिम रूप देना था। नेक्स्ट है, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द सोर टेस्ट इन फूड लाइक लेमन, विनीगर एंड कर्ड? पहला आपका ऑप्शन है क्षारक यानी अल्कली, दूसरा है अम्ल यानी एसिड, तीसरा है शराब यानी बेस और चौथा है लवण यानी सॉल्ट। ये है अम्ल यानी एसिड, ठीक है। नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण उनमें मौजूद अम्ल यानी एसिड होते हैं। इन पदार्थों में अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक अम्ल होते हैं जो खट्टेपन का एहसास कराते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद विशिष्ट अम्ल इस प्रकार हैं। बात करें नींबू की तो इसमें मुख्य रूप से सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। सिरका में यह पानी में घुला हुआ एसिटिक एसिड होता है। और दही के निर्माण के दौरान दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज नामक शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थार मरुस्थल की आसपास की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सराउंडिंग फीचर ऑफ द थार डेजर्ट? पहला ऑप्शन है कच्छ का रण, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है विंध्य पहाड़ियां और चौथा है सिंधु नदी का मैदान। ये है आपका विंध्य पहाड़ियां, ठीक है। कुछ ऐसी विशेषताएं जो थार मरुस्थल की आसपास की विशेषता नहीं है, उनमें से है विंध्य पहाड़ियां। थार मरुस्थल की विशेषताएं हैं अत्यधिक शुष्क जलवायु, यहाँ वर्षा बहुत कम और अनियमित होता है। दूसरा है रेतीली मिट्टी, मरुस्थल में रेत के टीले पाए जाते हैं। तीसरा है उच्च तापमान, यानी गर्मियों में तापमान अधिक होता है। और चौथा है कम सापेक्ष आर्द्रता, यानी वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता आमतौर पर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? Who presided over the 1929 लाहौर सेशन of the Indian National Congress where the resolution of पूर्ण स्वराज was passed? आपका पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है CR दास, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला है कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना घोषित किया गया। दूसरा है यह भी तय किया गया कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तीसरा है कि 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। अगला क्वेश्चन है, 1937 में प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? विच मूवमेंट और आइडिया इज रिलेटेड टू द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन प्रपोज्ड इन 1937? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, दूसरा है अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा, तीसरा है वयस्क साक्षरता मिशन और चौथा है मुफ्त उच्च शिक्षा, ठीक है। ये है आपका नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, ठीक है। 1937 में प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना का संबंध नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के विचार से है। यह योजना महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में माउस से टेक्स्ट ड्रैग करने और CTRL प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर है? इन MS वर्ड 365 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रैगिंग टेक्स्ट विद द माउस एंड ड्रैगिंग टेक्स्ट विद CTRL प्लस ड्रैग? आपका पहला ऑप्शन है ड्रैग करने पर टेक्स्ट डिलीट हो जाता है और CTRL प्लस ड्रैग करने पर पेस्ट हो जाता है। दूसरा है आपका दोनों क्रियाएं टेक्स्ट को मूव करती हैं और तीसरा है ड्रैग करने पर टेक्स्ट मूव होता है और कंट्रोल प्लस ड्रैग करने पर कॉपी बनती है। और चौथा है कंट्रोल प्लस ड्रैग करने पर फॉन्ट स्टाइल बदल जाता है। ये है आपका ड्रैग करने पर टेक्स्ट मूव होता है और कंट्रोल प्लस ड्रैग करने पर कॉपी बनती है, ठीक है। MS वर्ड 365 में माउस से टेक्स्ट ड्रैग करने और CTRL के साथ टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक क्रिया टेक्स्ट को स्थानांतरित करती है जबकि दूसरी उसकी प्रतिलिपि बनाती है।
अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल के विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था? द स्वदेशी मूवमेंट विच वॉज लॉन्च टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड प्रमोट इंडियन गुड्स वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? पहला है 1905, दूसरा है 1906, तीसरा है 1904 और चौथा है 1907। ये शुरू किया गया था 1905 में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसकी घोषणा उस समय के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में की थी। इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक के दौरान इस आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड इंक्लूडेड? आपका पहला ऑप्शन है निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दूसरा है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, तीसरा है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और चौथा है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। ये है निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। विशेष रूप से अनुच्छेद 39A में यह कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से उपर्युक्त कानून या योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने से वंचित न किया जाए। ठीक है, यह प्रावधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ध्यान में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया व्हाट इज ग्राम सभा? आपका पहला ऑप्शन है राज्य के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार परिषद, दूसरा है सभी पात्र ग्रामीण निवासियों की विचार विमर्श सभा और तीसरा है शहरी क्षेत्रों के लिए एक न्यायिक निकाय और चौथा है एक ब्लॉक स्तरीय समिति। तो ये है आपका सभी पात्र ग्रामीण निवासियों की विचार विमर्श सभा यानी और डेलिब्रेटिव असेंबली फॉर ऑल एलिजिबल रूरल रेसिडेंट्स। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा किसी गांव या गांवों के समूह की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क व्यक्तियों की एक सभा होती है। इसे पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है, या जहां गांव के लोग सीधे तौर पर स्थानीय शासन में भाग लेते हैं। यह ग्राम पंचायत पर निगरानी रखने, उसे जवाबदेह ठहराने और गांव के विकास संबंधी निर्णय लेने का एक मंच है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऐसी यात्रा थी? इन दिसंबर 2024 प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड अ हिस्टोरिक विजिट टू विच गल्फ कंट्री, द फर्स्ट सच विजिट बाय एन इंडियन पीएम इन 43 ईयर्स। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है कतर, दूसरा है बहरीन, तीसरा है कुवैत और चौथा है ओमान। तो ये यात्रा थी कुवैत की। ठीक है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की ऐतिहासिक यात्रा की। यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कुवैत की पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की और कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना था। अगला क्वेश्चन है, एयरटेल के टू अफ्रीका पर्ल्स 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम से कितनी अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ जुड़ती हैं? हाउ मच इंटरनेशनल बैंडविड्थ इज कनेक्टेड थ्रू एयरटेल्स टू अफ्रीका पर्ल्स टू 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम? आपका पहला ऑप्शन है 50 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक, दूसरा है 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक, तीसरा है 500 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक और चौथा है 200 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक। तो ये है आपकी 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक। ठीक है, एयरटेल ने टू अफ्रीका पर्ल्स को भारत में लैंड किया है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ में 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक की क्षमता जुड़ती है। यह टू अफ्रीका पर्ल्स केबल प्रणाली टू अफ्रीका केबल नेटवर्क का विस्तार है और पूरी तरह विकसित होने पर यह लगभग 45,000 किलोमीटर लंबे सबसे बड़े अंडरसी केबल सिस्टम में से एक होगा। ठीक है, टू अफ्रीका केबल प्रणाली 16 फाइबर पेयर और स्पैटियल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग
तकनीक का उपयोग करती हैं जिससे बैंडविड्थ क्षमताओं को अधिकतम किया जा सके। इसके लैंडिंग भारत की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने, डेटा लेटेंसी को कम करने और क्लाउड या फिर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? विच किचन प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस? आपका पहला ऑप्शन है भोजन के पदार्थों को नाइट्रोजन से धोना, दूसरा है मसालों को एक साथ पीसना, तीसरा है सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना और चौथा है दूध में पास्ता उबालना। तो जो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है वो है सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना, यानी पुटिंग रॉ मैंगो इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, कच्चे आम को सांद्रित लवण यानी उच्च नमक विलयन में डालने से आम के अंदर मौजूद पानी बाहर निकलने लगता है क्योंकि बाहर के लवण का सांद्रण अधिक होता है। यह परासरण की प्रक्रिया है। ठीक है, यह उसी सिद्धांत पर आधारित है जैसे कि सब्जियों को नमक लगाकर रखा जाता है ताकि उसमें नमी बाहर आ जाए, यानी सॉल्ट ड्रॉइंग प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि निस्सिम एजिकेल का पहला कविता संग्रह कौन सा था? व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन ऑफ फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट निस्सिम एजिकेल? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है इकोज ऑफ द सोल, दूसरा है अ टाइम ऑफ चेंज, तीसरा है शैडो एंड ड्रीम्स और चौथा है द अनफिनिश्ड वर्स। तो ये है आपका अ टाइम ऑफ चेंज। ठीक है, निस्सिम एजिकेल भारतीय अंग्रेजी कविता के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। उनका पहला कविता संग्रह अ टाइम ऑफ चेंज प्रकाशित हुआ था। वे भारतीय अंग्रेजी कविता में द्वितीय पीढ़ी के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने भारतीय जीवन, समाज और भाषा की छवियों को अपनी कविताओं में प्रभावी रूप से व्यक्त किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय शासन निकाय 1992 के बाद समाप्त कर दिया गया था? विच अर्बन लोकल गवर्नेंस बॉडी वॉज अबोलिश्ड इन इंडिया आफ्टर 1992? पहला आपका ऑप्शन है नगर पालिका समिति यानी परिषद, दूसरा है नगर निगम, तीसरा है नगर पंचायत और चौथा है अधिसूचित क्षेत्र समिति। ये खत्म कर दिया गया था अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी नोटिफाइड एरिया कमेटी को। ठीक है, भारत में ग्रामीण एवं शहरी शासन सुधारों के बाद 74वें संविधान संशोधन जो कि किया गया था वर्ष 1992 में, इसके बाद कई अधिसूचित क्षेत्र समितियां यानी नोटिफाइड एरिया कमेटी समाप्त या परिवर्तित कर दी गई थी। अधिसूचित क्षेत्र सीमित मुख्यतः उन विकासशील कस्बों को प्रबंधित करती थी जिन्हें नगर पंचायत या नगर पालिका का दर्जा नहीं मिला हो। 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और अधिसूचित क्षेत्र समितियों की भूमिका लगभग घटा दी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अंग्रेजी कवि की 1966 में प्रकाशित पहली कविता संग्रह द स्ट्राइडर्स को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ है? ठीक है, विच इंग्लिश पोएट्स फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन द स्ट्राइडर्स पब्लिश्ड इन 1996 रिसीव्ड द पोएट्री बुक रिकमेंडेशन? आपका पहला ऑप्शन है इसके लिए ए.के. रामानुजन, दूसरा है निस्सिम एजिकेल, तीसरा है आर पार्थसारथी और चौथा है डॉम मोरिस। तो ये है आपके ए.के. रामानुजम। ठीक है, ए.के. रामानुजम भारतीय अंग्रेजी साहित्य में एक प्रतिष्ठित कवि, समीक्षक और अनुवादक थे। उनकी पहली कविता संग्रह द स्ट्राइडर्स 1966 में प्रकाशित हुई और इसे पोएट्री बुक रिकमेंडेशन का पुरस्कार मिला। रामानुजन की कविताएं भाषा, संस्कृत और पहचान के बीच अंतर संबंधों को दर्शाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई का स्रोत है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राउंड वाटर बेस्ड सोर्स ऑफ इरिगेशन? पहला आपका ऑप्शन है तालाब, दूसरा है नदी नहर, तीसरा है टैंक और चौथा है खुला कुआं। तो ये है आपका खुला कुआं। ठीक है, खुला कुआं पृथ्वी की सतह के करीब भूजल स्रोत तक पहुंचाता है और जिस पानी को हम कुएं से निकालते हैं वह जमीन में मौजूद तल तालिका से आता है। ठीक है, यानी वाटर टेबल से आता है। अन्य विकल्प जैसे तालाब, नदी नहर, टैंक आदि सहित जल स्रोत हैं जो सीधे वर्षा नदी प्रवाह या नदियों से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन का उपयोग करते समय कौन सा विकल्प केवल पूरे शब्दों को रिप्लेस करता है? इन एमएस पावर पॉइंट व्हेन यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन विच ऑप्शन अलाउ रिप्लेसिंग ओनली होल वर्ड्स? पहला आपका ऑप्शन है यूज वाइल्ड कार्ड, दूसरा है साउंड लाइक, तीसरा है फाइंड होल वर्ड ओनली और चौथा है मैच केस।
तो ये है आपका फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ठीक है। फाइंड होल वर्ड्स ओनली विकल्प सुनिश्चित करता है कि भुगतान किए गए शब्दों को ही बदला जाए, न कि उन शब्दों के हिस्सों को, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि आप कार्ड को बदलना चाहते हैं और दस्तावेज में कार्ड शब्द है, तो यह विकल्प यह बदलाव नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NFHS 5 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत क्या है? अकॉर्डिंग टू NFHS 5, व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया विथ एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज? आपका पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा है 55%, तीसरा है 65% और चौथा है 85%। ये है आपका 70%, ठीक है। NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 70% घरों को इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज मिली थी। यह आंकड़ा भारत में शौचालयों की पहुंच, सेप्टिक सिस्टम या फॉसेज कनेक्शन और कुछ मानकों के अनुसार स्वच्छता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? हु एडमिनिस्ट्रेटेड द अग्रहार लैंड इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है सन्यासी, दूसरा है सामंत, तीसरा है ग्राम सभाएं और चौथा है ब्राह्मण। ये किया जाता था ब्राह्मण के द्वारा, ठीक है। अग्रहार भूमि उन विशेष भेंट भूमि यानी ग्रांटेड लैंड में से थी, इसे साम्राज्यों ने ब्राह्मणों को धार्मिक या फिर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दिया था। गुप्तोर काल में इस भूमि का प्रशासन और देखरेख ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। ब्राह्मणों को इन भूमि पर कर मुक्त अधिकार और संपत्तियों से लाभ मिलने की स्थिति होती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन जुलाई 2024? पहला आपका ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, दूसरा है मैरी कॉम, तीसरा है नीरज चोपड़ा और चौथा है मनु भाकर। तो ये किया गया था अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्हें जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। यह एक उच्च सम्मान है जो खेलों के प्रति योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जीविका कृषि की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है परिवार श्रम का उपयोग, दूसरा है हाथ से कृषि कार्य, तीसरा है पारंपरिक बीज किस्में और चौथा है उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग, ठीक है। तो इनमें से जो नहीं है वो है उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग यानी यूज ऑफ हाई लेवल मशीनरी, ठीक है। जीविका कृषि का उद्देश्य ज्यादातर किसान की खुद की खाने की जरूरतों को पूरा करना होता है, न कि बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पादन। इसलिए इसमें बहुत महंगी या उच्च तकनीकी मशीनरी की भूमिका कम होती है क्योंकि लागत और संसाधन सीमित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्पष्टीकरण सबसे अच्छा बताता है कि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल क्यों उपयोग होता है? विच एक्सप्लेनेशन बेस्ट डिस्क्राइब व्हाई यूरेसिल इज यूज्ड इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन? पहला आपका ऑप्शन है थाइमीन को राइबोसोम्स नहीं पहचानता, दूसरा है यूरेसिल आरएनए स्प्लाइसिंग को बढ़ाता है और तीसरा है थाइमीन ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है और चौथा है यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। तो जो सही जवाब है ये है यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है यानी यूरेसिल इज एनर्जेटिकली चीपर टू सिंथेसाइज, ठीक है। थाइमीन की तुलना में यूरेसिल का संश्लेषण कम ऊर्जा खर्चीला है, इस कारण आरएनए में यूरेसिल का उपयोग संभव और आर्थिक है, ठीक है। डीएनए स्थिरता और दीर्घकालिक संग्रह के लिए थाइमीन बेहतर है, इसलिए डीएनए में थाइमीन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ नोटिफाइड एरिया कमेटी इन इंडिया? इसके लिए पहला आपका ऑप्शन है सैन्य क्षेत्रों का निरीक्षण, दूसरा है विकासशील कस्बों का प्रबंधन, तीसरा है बंदरगाह गतिविधियों को संभालना और चौथा है स्थानीय चुनावों को विनियमित करना, ठीक है। तो सही जवाब है वो है विकासशील कस्बों का प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपिंग टाउन्स, ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र समितियों का मुख्य कार्य उन विकासशील कस्बों का प्रबंधन करना है जो नगरपालिका स्तर पर नहीं पहुंचते हैं। यह अस्थायी प्रबंधन निकाय होती है जब कस्बे का विकास हो रहा होता था और वह पूर्ण नगरपालिका बनना चाहता हो। अगला क्वेश्चन है,
शक राजा को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? आफ्टर डिफीटिंग द शक रूलर हुम डिड चंद्रगुप्त टू मैरी? पहला आपका ऑप्शन है रूपरेखा, दूसरा है कुबेर नागा, तीसरा है पार्वती देवी और चौथा है कुमार रानी। ये किया था कुबेर नागा से, ठीक है। शाक साम्राज्य से संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा नामक राजकुमारी से विवाह किया। विवाह संबंध राजनीतिक गठबंधन और सामरिक लाभ के हिस्से हो सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया? व्हाट मेजर चेंजेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025? पहला आपका ऑप्शन है वक्फ संपत्तियों को कानूनी जांच से छूट, दूसरा है वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य, तीसरा है केंद्रीय वक्फ परिषद का उन्मूलन और चौथा है वक्फ संपत्तियों का निजीकरण। जो मेजर बदलाव था वो था वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य, ठीक है। वक्फ अमेंडमेंट यानी अधिनियम 2025 में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। यह बदलाव वक्फ संस्थाओं में समावेशिता और महिला भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में माना गया है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई उपयोगकर्ता बिना पुनरावृत्ति विकल्प के डायरेक्टरी डिलीट यानी कमांड से गैर रिक्त डायरेक्टरी को हटाने की कोशिश करता है तो क्या होगा? इफ अ यूजर ट्राई टू डिलीट अ नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी विथ अ स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड विदाउट रिकर्सिव ऑप्शन व्हाट हैपेंस? पहला आपका ऑप्शन है सिस्टम सब कुछ डिलीट कर देगा, दूसरा है सिस्टम फाइलें हटाने से पहले पुष्टि मांगेगा, तीसरा है सिस्टम एरर देगा डायरेक्टरी खाली नहीं है और चौथा है सिस्टम सब डायरेक्टरी को हटा देगा। तो ये है आपका सिस्टम एरर देगा डायरेक्टरी खाली नहीं है, ठीक है। जब आप किसी गैर रिक्त डायरेक्टरी को डायरेक्टरी डिलीट कमांड से हटाने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह संदेश देता है कि डायरेक्टरी खाली नहीं है और वह ऑपरेशन विफल हो जाता है। यह सुरक्षा उपाय है ताकि आप अनजाने में डेटा न खो दें। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का क्या अर्थ है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप व्हाट डज ओसीआई स्टैंड फॉर? आपका पहला ऑप्शन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, तीसरा है ओरिजिनल सिटीजन आइडेंटिटी और चौथा है ओवरसीज कार्ड फॉर इंडियंस। तो ये जो ओसीआई है इसका फुल रूप है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ओसीआई एक सुविधा है जो भारतीय मूल के विदेशी निवासियों को भारत में प्रवेश, निवास व अन्य लाभ देती है, पर यह पूर्ण नागरिकता नहीं है, ठीक है। ओसीआई धारक वोट नहीं दे सकते हैं और भारत की राजनीतिक या संवैधानिक पदों पर काम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कृषि मिशन 2024 के तहत एग्री स्टैक की मूलभूत रजिस्ट्री कौन सी है? अंडर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024 विच आर द फंडामेंटल रजिस्टर्स ऑफ एग्री स्टैक? पहला आपका ऑप्शन है किसानों का रजिस्टर, दूसरा है ग्राम पंचायत ऑडिट डेटाबेस और तीसरा आपका स्टेटमेंट है क्रॉप सोन रजिस्ट्री। इसके लिए आपके ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है सभी 1, 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3 और चौथा है केवल 2 और 3। तो जो आपका सही है वो है केवल 1 और 3, ठीक है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक की मूलभूत रजिस्ट्री में शामिल है पहला आपका किसानों का रजिस्टर यानी फार्मर्स रजिस्ट्री, दूसरा है क्रॉप साउंड रजिस्ट्री यानी क्रॉप सोन रजिस्ट्री और तीसरा है ग्राम पंचायत ऑडिट डेटाबेस, ठीक है। इस सूची में ये तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया था? हु वाज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी, ठीक है, इन नवंबर 2024। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है तुहिन कांत पांडे, दूसरा है डॉक्टर वी नारायणन, तीसरा है महेश कुमार अग्रवाल और चौथा है के संजय मूर्ति। ये चुने गए थे के संजय मूर्ति, ठीक है। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया था। सीएजी भारत का सर्वश्रेष्ठ लेखा परीक्षक होता है जो सरकार के खातों की स्वतंत्र ऑडिट करता है। अगला क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रैम इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला आपका ऑप्शन है बाहरी उपकरणों से इनपुट संसाधित करना, दूसरा है प्रिंटिंग कार्य कतारबद्ध करना और तीसरा है सक्रिय प्रोग्राम डेटा अस्थायी रूप से रखना और चौथा सॉफ्टवेयर का अस्थायी भंडारण।
तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है सक्रिय प्रोग्राम डेटा अस्थायी रूप से रखना, यानी टेम्पोरली स्टोर एक्टिव प्रोग्राम डाटा, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक मल्टीटास्किंग ओएस में अस्थायी भंडारण के रूप में कार्य करता है, जिसमें वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों का डेटा और निर्देश रखे जाते हैं ताकि सीपीयू जल्दी से एक्सेस कर सके। यह हार्ड डिस्क की अपेक्षा बहुत तेज होती है, जिससे एप्लीकेशन स्विचिंग और कार्य निष्पादन तेज होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर किस श्रेणी में आते हैं? इन इंडिया टाउन विथ अ पॉपुलेशन लेस देन 10,000 बट मोर देन 5,000 बिलोंग टू विच कैटेगरी? पहला है कैटेगरी फर्स्ट, दूसरा है कैटेगरी 2, तीसरा है कैटेगरी 5 और चौथा है कैटेगरी 6। तो ये संबंधित है कैटेगरी 5 से, ठीक है। भारत में जनसंख्या के अनुसार 5,000 से अधिक और 10,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों को श्रेणी 5 यानी कैटेगरी 5 के शहर कहा जाता है। यह वर्गीकरण शहरी नियोजन, संसाधन आवंटन आदि में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 मई 2025 को आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में हुआ? द आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम हेल्ड ऑन 3 to 4 मई 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी? पहला आपका ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है पटना, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है नई दिल्ली। तो ये है आपका सही जवाब नई दिल्ली, ठीक है। 3 से 4 मई 2025 को आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम नई दिल्ली में हुआ। यह फोरम भारत में आर्कटिक नीति, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक साझेदारी और सतत विकास पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच कितने भारतीय बहुआमी गरीबी के बाहर निकले? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, हाउ मेनी इंडियंस एग्जिटेड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21? पहला आपका ऑप्शन है 13.5 करोड़, दूसरा है 10 करोड़, तीसरा है 20.5 करोड़ और चौथा है 16.5 करोड़। तो ये बाहर निकले 13.5 करोड़, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच लगभग 13.5 करोड़ भारतीयों को बहुआमी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आने का अनुमान है। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े विभिन्न उपायों में सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव? पहला आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत करना, दूसरा है डिजिटल अवसंरचना बढ़ाना, तीसरा है परिवहन और रसद में सुधार और चौथा है कृषि उत्पादकता बढ़ाना। तो जो सही जवाब है ये है परिवहन और रसद में सुधार, ठीक है। पीएम गति शक्ति यानी प्रधानमंत्री गति शक्ति भारत की एक समग्र बुनियादी अवसंरचना और लॉजिस्टिक योजना है। इसका उद्देश्य रेलवे, सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, डेटा नेटवर्क आदि को एकीकृत करना और समय, लागत व दक्षता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला और उपन्यास का शीर्षक क्या था? Who won the 2024 बुकर प्राइज एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ विनिंग नोवेल? पहला आपका ऑप्शन है एन माइकल्स और नोवेल का नाम है हेल्ड, दूसरा है पर्सिवल एवरेस्ट और नोवेल का नाम है जेम्स, तीसरा है रेचल कुशनर और नोवेल का नाम है क्रिएशन लेक और चौथा है सामंथा हार्वे और नोवेल का नाम है ऑर्बिटल। तो ये है आपके सामंथा हार्वे और नोवेल का नाम है ऑर्बिटल, ठीक है। सामंथा हार्वे की ऑर्बिटल ने 2024 में बुकर प्राइज जीता। यह प्रथम उपन्यास है जिसे अंतरिक्ष पृष्ठभूमि में लिखा गया और बुकर प्राप्त हुआ किया, ठीक है। वह पहली महिला बनी जो 2019 के बाद से बुकर जीतने में सफल हुई हैं। उपन्यास ऑर्बिटल केवल 136 पेजों का है और यह बुकर विजेताओं में दूसरा सबसे छोटा उपन्यास है। कहानी एक दिन यानी 24 घंटे में 6 अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी पर आधारित है और वे 16 सूर्योदय सूर्यास्त देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2024 को भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? Which initiative was launched on 25 सितंबर 2014 to make India a hub of manufacturing, design and innovation? पहला आपका ऑप्शन है मेक इन इंडिया पहल, दूसरा है औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, तीसरा है स्टार्टअप इंडिया पहल और चौथा है स्टैंड अप इंडिया पहल। तो ये है आपका मेक इन इंडिया पहल, ठीक है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को उत्पादन
यानी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन तथा नवाचार यानी इनोवेशन का केंद्र बनाना था। इस पहल के तहत विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, भारत में निर्माण उद्योग को सशक्त करना और रोजगार सृजन करना लक्ष्य था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 40 क्वेश्चन का सेशन। और आपने इस सेशन में कितने नंबर प्राप्त किए, कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर के सेट इस चैनल पर आते हैं वे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।